ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट है। किडनी फंक्शन टेस्ट, सबसे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट में टोटल टेस्ट क्या क्या होते हैं? टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहला यूरिन आयरन, दूसरा यूरिया, तीसरा क्रिएटिनिन, चौथा यूरिक एसिड, पांचवा सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये टोटल यही टेस्ट होते हैं जो कि केएफटी को बताते हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया क्रिएटिनिन रेशो, ये सब का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मेन सिग्निफिकेंस के लिए यही टेस्ट होते हैं जो कि इंडिकेशन होते हैं और ये काम के आते हैं। इंडिकेशन ऑफ केएफटी क्या है? कब अपन एडवाइस करेंगे? सबसे पहले फॉर रूटीन चेकअप, रूटीनली असेस करने के लिए किडनी के फंक्शन। ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए करेंगे। दूसरा नेफ्रोटॉक्सिक अपन ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक कोई भी अपन को ड्रग देना है उससे पहले क्या क्या होगा सर इसमें एग्जांपल? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग में आते हैं पहला अमीकासिन, दूसरा पेन किलर कोई सा भी अपन एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी ड्रग्स होती है जिसपे कि डोज मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अपन कोई भी पेशेंट है, इंजेक्टेबल अपन ड्रग दे रहे हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स में आते हैं मीरोपिनम, पेप्रासिन, टाइजोबैक्टम, लीवोफ्लॉक्सासिन। इन सब में अगर किडनी फंक्शन डिरेंज है तो उसका डोज मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इन सब के लिए अपन को यूरिक क्रिएटिनिन का अपना जो किडनी फंक्शन है उसका स्टेटस पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या यूज करते हैं अपन? पेशेंट, कोई भी पेशेंट आता है अगर स्वेलिंग है सर, एडिमा है, पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक देखा जाए, सिम्टम्स के हिसाब से देखा जाए, पहला पेशेंट को अगर पीडल एडिमा है, पीडल एडिमा किस टाइप का होना चाहिए? पिटिंग। ठीक है, पीडल एडिमा। दूसरा रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंटों में किडनी का फंक्शन पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन की जो मेडिकेशन है, डायबिटीज की जो मेडिकेशन है, दोनों के लिए कुछ मेडिकेशन है जो कि अपन अगर किडनी फंक्शन डेरेंज है तो नहीं दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में जैसे टेलमिसार्टेन ग्रुप है और अपना एस इनहिबिटर होता है, रेमिप्रिल है ना, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सब ग्रुप्स हैं। अगर हाइपरटेंशन, अगर नेफ्रोपैथी है, अगर यूरिक क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन 2 से ज्यादा है तो नहीं दे सकते। ऐसे डायबिटीज में जो मेटफॉर्मिन ग्रुप है, एम्लोडापिन दे सकते सर। हाँ, मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन अगर क्रिएटिनिन लेवल 2 से ज्यादा है तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो हाइपरटेंशन हो गया, पीडल एडिमा हो गया, चौथा हो गया एनीमिया। ठीक है, अगर एनीमिया का पेशेंट अपने पास आ रहा है तो उसका किडनी फंक्शन देखना रहेगा कि डिरेंज नहीं है, क्योंकि जो सीकेडी है, सीकेडी का एक ट्रायल हमने पहले बताया था, हाइपरटेंशन, एनीमिया और पीडल एडिमा। ये 3 सिम्टम्स अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो अपन को एटलीस्ट असेस करना है कि उसका किडनी डिरेंजमेंट है कि सर। सीकेडी का फुल फॉर्म क्रोनिक किडनी डिसीज। जो किडनी का फंक्शन है, क्रोनिक किडनी डिसीज होता है। क्रोनिक किडनी डिसीज की स्टेज होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 को होते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज। ठीक है, ये सब डिसाइड स्टेजेस कैसे डिसाइड होती है? GFR से। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जो अपना आफ्रेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलाई है, और इफरेंट आर्टीरियोल, ये एक तरीके से छन्नी होती है किडनी में। ठीक है, ये छन्नी कितना छान रही है उसको डिसाइड करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से। नॉर्मली इसकी रेट होती है मोर देन 120 to 125 ml पर मिनट। ठीक है, ये अगर 100 to 120 हो जाता है, 100 to 120 तक चल जाता है, लेस देन 100 होगा, 90 to 100 ml पर मिनट होगा तो स्टेज 1 आ जाएगी, 60 to 90 हो जाएगा स्टेज 2, 40 to 60 हो जाएगा स्टेज 3, 25 to 40 स्टेज 4, लेस देन 15 to 40 हो जाएगा स्टेज 4, और लेस देन 15 हो जाएगा स्टेज 5 ESRD। ठीक है, ये जो है ये किसी का लेवल नहीं है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का लेवल है। ठीक है, इसके हिसाब से अपन स्टेज लिखते हैं। जनरली अपन लिखते हैं डायग्नोसिस में सब जगह लिखा होता होगा CKD स्टेज 5 स्टेज 4, तो ये इसी के हिसाब से लिखा रहता है।
सर जीएफआर का टेस्ट अपन करेंगे? जीएफआर टेस्ट अपन यूजली कॉस्टली होता है, प्रोफाइल में होता है। प्रोफाइल में होता है, बस ऐसे अगर अलग से करो तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए हर कोई को एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे जो सीकेडी की स्टेज है ना, स्टेज से ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटमेंट अपन को डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, इसलिए सीकेडी के स्टेज से अपन को कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। अब आते हैं इंडिकेशन हो गए। टेस्ट की देखे आते हैं, सबसे पहला होता है यूरिन आयरन। यूरिन आयरन कहने को तो बहुत छोटा सा टेस्ट है, लेकिन बहुत अगर उसको अच्छे से देखा जाए तो यूरिन आयरन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो किडनी फंक्शन में। यूरिन आयरन में अपन 3 चीजें देख सकते हैं। पहला हो जाता है मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, फिर हो जाता है माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, फिर हो जाता है केमिकल टेस्ट। मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, मैक्रोस्कोपिक मतलब देखने में कैसा दिख रहा है, देखने में क्या क्या देख सकते हैं उसका कलर, पहले क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करता है। क्वांटिटी नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट होता है वो लगभग 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक पर 24 आवर में होता है। मोर देन 2 लीटर पर डे के हिसाब से होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। लेस देन 400 ml पर डे के अगर आ रहा है यूरिन आउटपुट तो उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। लेस देन 100 ml पर 24 आवर में आ रहा है तो उसको एनयूरिया बोल देंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी होगी। कलर हो गया, नॉर्मली कलर जो होता है वो होता है पेल येलो, ठीक है। अगर ये कलर बहुत ज्यादा बिल्कुल व्हाइट है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो रही है उसकी, अगर बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है मतलब कंसंट्रेट ज्यादा हो रही है, किडनी में कोई ना कोई डिरेंजमेंट है। रेड है मतलब ब्लड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई बार येलो, ब्लू अलग अलग पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग इस टाइप के अलग पॉइजनिंग में आ जाते हैं, ठीक। कलर हो गया, क्वांटिटी हो गया, अपीयरेंस हो गया। कई बार ब्लैक कलर होता है जो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ब्लैक कलर की यूरिन आती है। ओडोर हो गया, ओडोर स्मेल, कई स्मेल ही होती है, स्मेल आने लगती है। अपीयरेंस रहता है, मैक्रोस है हेजी अपीयरेंस आता है। हाँ, हेजी वाइट पस आएगा तो वाइट आ जाएगा। तो मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, मैक्रोस्कोपिक में लगभग इतने देखा है। माइक्रोस्कोपिक में क्या देख सकते हैं पर, माइक्रोस्कोपिक में मतलब माइक्रोस्कोपी देख रहे हैं। माइक्रोस्कोपी देखने के लिए वही है, उसको पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके अंदर जो सॉलिड थोड़ा सा पार्टिकल्स होते हैं उसको अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अपन क्या, बैक्टीरिया देख सकते हैं, दूसरा आरबीसी देख सकते हैं। आरबीसी बैक्टीरिया के हिसाब से उसका वो समझ में जाएगा कितना इफेक्टिव है कि नहीं है। आरबीसी आ रही है मतलब उसको, आरबीसी कहाँ से आ सकती है, आरबीसी अगर आ रही है मतलब कि यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी डैमेज हो सकता है, किडनी से लेके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। इस जो 4 ट्रैक हैं, 4 ट्रैक में कहीं पे भी अगर वेसल की वॉल में डैमेज होगा तो उसको आरबीसी आ जाएगी, चाहे ग्लोमेरुलस में हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अगर यहाँ पे कोई स्टोन है, यहाँ के स्टोन खरोच रहा है, यहाँ पे कहीं स्टोन है या फिर दीवार खरोच रहा है, कैंसर है जो दीवार खरोच रहा है, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में कोई स्टोन है या फिर यूरेथ्रा में कहीं से ट्रॉमेटिक डैमेज हो गया, इन 4 एरिया में कहीं पे भी डैमेज होगा तो आरबीसी आ जाएगी यूरिन में। आरबीसी अब कैसी आती है, एक होता है आरबीसी कास्ट और एक होता है यहाँ डब्ल्यूबीसी कास्ट। अगर कास्ट आ रही, कास्ट मतलब होता है घिसी हुई आरबीसी, अगर घिसी हुई आरबीसी आ रही है मतलब ऊपर से डैमेज है। अगर बिल्कुल फ्रैंक आरबीसी दिख रही है मतलब नीचे से ज्यादा, जैसा आपने देखा होगा हेमेटूरिया नॉर्मली ब्लड में आता है। अगर घिसी हुई आरबीसी आती है मतलब ऊपर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आती है। फिर डब्ल्यूबीसी कास्ट भी ऐसी है, अगर ऊपर लेवल पायलोनेफ्राइटिस है तो उसको डब्ल्यूबीसी कास्ट मिलेगी। अगर नॉर्मल यूटीआई है तो प्लेन पस्सेल से दिखेंगे उसमें। और क्या देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में, एक होती कास्ट समझते हो, कास्ट भी ऐसी तरह घिसी हुई चीज होती है। अलग अलग तरीके की कास्ट होती है, वैक्सी कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, अलग अलग बीमारी में आती है। बहुत ज्यादा तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वैक्सी कास्ट एक डायग्नोस्टिक, ये प्रीपीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैक्सी कास्ट कैसे मिलती है, तो सीकेडी में मिलती थी। हाँ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन को लगभग नहीं देखा है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो देख लिया ना, बैक्टीरिया पस्सेल्स आरबीसी देख लिया अपन ने। और कोई केमिकल है, स्टोन तो नहीं दिख रहा है, स्टोन दिख जाएगा इसमें। क्रिस्टल सर, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कब आते हैं? सब ये अलग अलग डिसीज हैं किडनी की, नॉर्मली भी कई बार थोड़े बहुत प्रेजेंट हो सकते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, एल्बुमिन करोगे, शुगर करोगे, कीटोन करोगे। मेनली तो अपन यही 3 चीज देखते हैं उसमें कि प्रोटीन तो नहीं आ रहा है यूरिन में, शुगर तो नहीं आ रही है या फिर आरबीसीज नहीं आ रही, कीटोन तो नहीं आ रहा है। ये तो अगर एल्बुमिन आ रहा है, एल्बुमिन चल रहा है तो फिर एल्बुमिन से रिलेटेड अपन को बीमारियां देखनी पड़ेंगी। आरबीसीज आ रही हैं तो फिर आरबीसीज तो
हाँ शुगर आ रही है तो शुगर के हिसाब से अपन देखेंगे शुगर कब आने लगती है यूरिन में, अगर मोर देन 250 अगर शुगर है तो उसकी यूरिन में आने लगती है, लेस देन 250 में नहीं आती। ठीक, यूरिन का टेस्ट हो गया। फिर आते हैं यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिया क्या होता है, यूरिया कहाँ से आता है, यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ लिवर मेटाबॉलिज्म होता है। लिवर में जो अमाइनो एसिड है उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद यूरिया प्रोडक्ट होता है और प्रोड्यूस होकर वो किडनी से एक्सक्रीट होता है। क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन मसल्स से आता है, मसल्स में बनता है, मसल डैमेज होने पे अगर क्रिएटिन बढ़ता है, क्रिएटिन भी एक्सक्रीशन जो है किडनी से होता है। क्रिएटिन जो है वो बेटा इंडिकेटर होता है किडनी डैमेज का। यूरिया किडनी डैमेज में बढ़ता है, लेकिन किडनी के अगर जैसे किडनी में भी 3 टाइप के होते हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। मतलब जैसे किडनी के पहले अगर कोई दिक्कत है, ये आ गई किडनी, और ये किडनी के बाद यूरेटर से आ गया। तो किडनी के अंदर पर्टिकुलरली डैमेज आ रहा है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, यूरिया क्रिएटिन दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, एक लेवल पर बढ़ेंगे, जैसे जितना यूरिया बढ़ रहा है उतना ही क्रिएटिन भी बढ़ेगा। किडनी के पहले डैमेज आ रहा है, पहले कब डैमेज आता है, अगर कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गए हैं तो किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा कार्डिक आउटपुट कम है तो किडनी तक नहीं ब्लड पहुंच रहा है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में यूरिया पहले बढ़ता है, उसके बाद क्रिएटिन, मतलब पहले डैमेज होना चालू होता है, उसका क्या है किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, किडनी पर से ठीक है, सिर्फ किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन होती है, उसमें यूरिया पहले बढ़ता है। इसके बाद जब थोड़ी देर तक क्या होगा, थोड़ी देर तक किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तब किडनी में भी डैमेज आने लगेगा, तो किडनी में डैमेज आने लगता है तो फिर किडनी भी बढ़ने लगता है। तो इसमें अपन को, इसलिए अपन जो लूज मोशन वाले पेशेंट होते हैं ज्यादातर उनको को यूरिया क्रिएटिन देखते हैं, यूरिया पहले बढ़ता होगा, क्रिएटिन फिर बढ़ता होगा। जो तुमने शुगर वाले पेशेंट देखे होंगे, जो डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट थे, उनमें देखो यूरिया लगभग नॉर्मल रहता है, क्रिएटिन बढ़ता है। ठीक है, जो सीकेडी वाले पेशेंट होते हैं, सीकेडी वाले पेशेंट का प्रोफाइल कैसा रहता है, यूरिया 56, क्रिएटिन 5.9, इस टाइप का देखा होगा। और जो एक्यूट फीवर के कारण, एक्यूट अगर फीवर है, एक्यूट लूज मोशन है, उनमें क्या होता है, यूरिया देखो तो 128 आता है, क्रिएटिन 2.1, मतलब क्रिएटिन का लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, यूरिया लेवल एकदम से बढ़ता है। और जो इंटेंसिव किडनी में डैमेज है उसमें क्रिएटिन बढ़ता है, इसलिए क्रिएटिन एक बेटा इंडिकेटर होता है कि किडनी डैमेज असली में चालू हो गया है। जो यूरिया बढ़ रहा है, यूरिया दोनों कंडीशन में बढ़ेगा, अगर पोस्ट यहाँ पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे कहा जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी है कहीं पे, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर पहले यूरिया बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्रिएटिन बढ़ेगा जब डैमेज यहाँ से चालू हो जाएगा किडनी में। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू यूरिया की होती है, नॉर्मल 15 to 40 होती है, मेल में स्लाइटली हायर रहता है, फीमेल में स्लाइटली लोअर रहता है। क्रिएटिन लेवल लगभग होता है, पर मान लेते हैं अलग अलग 1.2 से कम है। ठीक है, क्रिएटिन लेवल अगर 1.2 से 1.5 तक पहुंच गया है तो ऑलमोस्ट पेशेंट है ना सीकेडी स्टेज 3 में पहुंच जाता है, अगर पेशेंट को क्रोनिकली बढ़ रहा है तो सीधे सीकेडी स्टेज 3 में पहुंच जाता है। जब तक जीएफआर 50 से कम नहीं होता तब तक पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं, जब जीएफआर 50 से कम होना चालू होता है तब तो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। किडनी डायलिसिस के लिए जैसे क्रिएटिनिन किसी का 6 है, सर डायलिसिस का क्राइटेरिया क्या कभी करते हैं, देखो डायलिसिस का इंडिकेशन प्लेन, डायलिसिस जो है कई पेशेंट देखे सर उनका जैसे क्रिएटिनिन 10 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, उनको कोई ऐसी देखो डायलिसिस के 4 एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं। पहला कि फ्लूइड ओवरलोड रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी, मेडिकल थेरेपी। दूसरा ब्रेथलेसनेस रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी। तीसरा होता है हाइपरकैरेमिया रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी। चौथा है यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। पांचवा होता है यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरिया क्रिएटिनिन लेवल का डायलिसिस से कोई मतलब नहीं होता है। यूरिया क्रिएटिनिन लेवल का एब्सोल्यूट कोई इंडिकेशन नहीं है कि यूरिया क्रिएटिनिन लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। उसको डायलिसिस कब कराते हैं, जब पहला
उसको फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। फ्लूइड ओवरलोड मतलब पेशेंट को पीरियड एडीमा हो रहा है, पेशेंट को एसाइटिस हो गई है, पेशेंट को इतना फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, अपन ने मैक्सिमम डोज ऑफ डायरेटिक दे दिया, सब कुछ देने के बाद भी पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड ठीक हो ही नहीं रहा है, मतलब कि कुल मिला के यूरिन आउटपुट आ ही नहीं रहा है उसका, तो अपन को डायलिसिस कराना पड़ेगा। दूसरा होता है ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस उसको रिफ्लेक्टिव हो रही है, सब कुछ अपन ने दे दिया, ब्रेथलेसनेस के लिए ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर अपन को डायलिसिस कराना पड़ेगा। ये होता है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल मोर देन 6 जा रहा है उसका, ठीक है। हाइपरकैलेमिया है, ये रिफ्रैक्टिव है। हाइपरकैलेमिया अपन के जो हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट है, अपन ने मेडिकल ट्रीटमेंट जो देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अपन ने पूरा दे दिया, लेकिन फिर भी हाइपरकैलेमिया नहीं ठीक हो रहा है, तो अपन को डायलिसिस करानी पड़ेगी। फिर एक होती है यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी और यूरेमिक पेरिकार्डिटिस। एन्सेफेलोपैथी मतलब यूरिक रेट इतना बढ़ गया है कि पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया और उठपटांग बोलने लगा है, लेवल ड्रॉप हो गई है। यूरेमिक पेरिकार्डिटिस मतलब जो हार्ट के चारों तरफ में हार्ट की जो वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगा है, ठीक है। तो ये 5 इंडिकेशन होते हैं एब्सोल्यूट। इसके अलावा रिलेटिव इंडिकेशन होता है कि यूरिक क्रिएटिनिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कि 15 से ज्यादा ये क्रिएटिनिन जा रहा है, तो अपन को ये रिस्क होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, उस कंडीशन में ये रिलेटिव इंडिकेशन हो गया। इसमें सर सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी कराने पड़ेंगे टेस्ट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट आएगा ना उसमें, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट तो करना ही पड़ता है। सीकेडी के पेशेंट में अपन करते हैं सीरम इसमें सर इलेक्ट्रोलाइट। ईसीजी भी ऑल्टर आ जाता है ना हाइपरकैलेमिया में ईसीजी अल्टर आएगा, ठीक है। अब आते हैं यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड एक थोड़ा सा रिलेटिव किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ज्यादातर बहुत ज्यादा उसमें है नहीं। यूरिक एसिड की कई किडनी से ही एक्सक्रीट होता है, किडनी फंक्शन डिरेंज होगा। नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड का होता है लेस देन 7, ज्यादातर 7 to 8 ज्यादातर लोगों में मिल जाता है रिलेटिवली। कोई सी भी पेशेंट अगर जो सेल्स डैमेज हो रही होंगी अपने में किसी भी कारण से, अगर कोई फीवर है या फिर पेशेंट को सेल्स डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, आरबीसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, सब जगह से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये रिलेटिवली 7 to 8 तो बहुत सारी कंडीशन में है, एक्यूट फीवर की कंडीशन में बढ़ जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट की जरूरत तभी होती है जब उसको हाइपर यूरिसेमिया के साइन मिलते हैं। हाइपर यूरिसेमिया के साइन क्या होते हैं? सीधे जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन कहाँ होता है? मेटाटार्सोफेलेंजियल मोस्ट कॉमन है, स्मॉल नहीं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट मोस्ट कॉमनली है। मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये 2-3 जॉइंट है, ये इन्वॉल्वमेंट होता है। ग्रॉस जो हाथ के जॉइंट वगैरह इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जो आता है इन्वॉल्व होते हैं। ऑलिगोआर्थराइटिस होती है, इसमें 1 या 2 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरे जॉइंट नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए अगर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो ये अपन को ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉर्मली अगर हाइपर यूरिसेमिया प्लेन है तो जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट कर दो, जरूरत नहीं पड़ती उसके ट्रीटमेंट की। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएंगे सोडियम, पोटेशियम। सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है 125 to 130 to 145 तक। पोटेशियम का लेवल होता है 3.5 to 5.5, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट वाली। तो ये नॉर्मल लेवल है। सोडियम पोटेशियम की जरूरत कब पड़ती है? नॉर्मली जो पेशेंट अगर होश में है और सब कुछ ठीक है, तो अगर अपने में सोडियम या पोटेशियम ज्यादा होगा ना, तो अपन को खुद ही, जैसे सोडियम कम हो रहा है तो अपन को ऐसा लगेगा कुछ नमकीन की चीजें खा लो, या फिर ज्यादा हो रहा है तो अपन पानी ज्यादा पीने लगते हैं ना। तो नॉर्मली अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट तभी करना पड़ता है या तो फिर उसको अंडरलाइन कोई क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि ये पर्टिकुलरली सोडियम या पोटेशियम कम हो जाते हैं, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस क्या होगा? तो उसका ब्रेन तो काम कर नहीं रहा है, तो जो उसका सोडियम पोटेशियम लेवल है वो खुद एडजस्ट नहीं कर सकता। अपन फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड उसके हिसाब से अपन को मैनेज करना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम। तो कोई भी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसमें अपन को सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी, या फिर पेशेंट कोई ऐसी क्रोनिक डिसीजेज से है या फिर एक्यूट डिसीज जिसमें कि इसका लेवल अल्टर होता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उसमें पोटेशियम कम हो जाता है। अपनी क्रोनिक किडनी डिसीज है, उसमें पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अपना एक्यूट जो सीवीए वाली कंडीशन होती है, सीवीए वाली कंडीशन है, उसमें सोडियम लेवल है, वो तो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट का तो करना ही है, पेशेंट जब होश में है उसके अलावा कब ये करना है। जैसे यहाँ पे अपने कई देखे होंगे, बहुत सारे नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लेते हैं, बहुत ज्यादा कोई मतलब होता नहीं उसका, या फिर एबनॉर्मल भी आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो है ब्लड जो ना, ब्लड की अगर जब हम ब्लड निकालते हैं तब अगर वेसल्स में थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है, उसके कारण भी पोटेशियम का लेवल और सोडियम का लेवल अल्टर हो जाता है। तो इसका लेवल सर इसको लूज मोशन में ही बहुत कराते हैं। लूज मोशन में क्या करते हैं? लूज मोशन में जा रहा है ना, लूज मोशन में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा जाते हैं। लूज मोशन में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं तो पोटेशियम कम होने के कारण पेशेंट को क्रैम्प्स आने लगते हैं, तब कराते हैं अपन पोटेशियम।
अगर एक्यूट कंडीशन है कुछ उसमें कराया जाता है लेकिन इतने लूज मोशन हो गए हैं उसको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन बिल्कुल वाटरी डायरिया जा रहा है क्रैम्प आ रहे हैं कितने पेशेंट हैं कितने क्रैम्प आने लगते हैं वो क्रैम्प का मोस्ट कॉमन कौन होता है हाइपोकलेमिया ठीक है इसलिए उसको आरएल देते हैं आरएल में क्या होता है पोटेशियम ज्यादा होता है ठीक सर कैल्शियम भी आता है कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट्स तो समझ जाते हैं ज्यादा मेन सोडियम पोटेशियम ही आते हैं ठीक तो सीकेडी तो टोटल रीनल फंक्शन कराना का है ठीक सीकेडी का पेशेंट रीनल फंक्शन टेस्ट कब कराने हैं रूटीन चेकअप पे एज ए रूटीन चेकअप है क्योंकि क्या है जो लिवर है लिवर फंक्शन डिरेंज होते तो पेशेंट को देखते हैं कि उसको एक्टेरस होने लगा किडनी फंक्शन डिरेंज होते तो कई बार देखते ही नहीं है एक होता है ऑलिगुरिक एआरएफ एक होता है नॉन ऑलिगुरिक एआरएफ ऑलिगुरिक एआरएफ मतलब जिसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है एक होता है नॉन ऑलिगुरिक एआरएफ जिसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम होता ही नहीं है ठीक है पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी किडनी फंक्शन डिरेंज हो गया है अपन ने रूटीन चेकअप कराया उसमें पता चला उसको किडनी फंक्शन डिरेंज है तो ये रूटीन चेकअप में भी आ जाता है अगर हाइपरटेंशन है डायबिटिक पेशेंट है हर साल उसका एक इंडिकेशन आता है डायबिटिक पेशेंट को हर साल उसका किडनी स्टेटस देखना है हाइपरटेंशन पेशेंट का हर साल एक रिकमेंडेड होता है किडनी स्टेटस देखना किडनी स्टेटस मेनली जीएफआर से डिसाइड होता है जीएफआर नॉर्मली अपन नहीं चेक करते हैं क्योंकि जीएफआर से अपन को कोई ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते अगर किडनी स्टेटस डिरेंज हो भी रहा है तो भी अपन को कुछ नहीं देना है बस अपन को एक पता चल जाएगा कि किडनी स्टेटस डिरेंज हो रहा है तो अपन को उसके लिए कोई नेफ्रोटॉक्सी ड्रग नहीं देना है पेन किलर ड्रग्स नहीं देना है क्योंकि अगर पहले ही ऑलरेडी डिरेंज है और अपन ने पेन किलर और दे दिया तो वो बहुत जल्दी से डिरेंज हो जाएगा ठीक है कई अपन पेशेंट देखते हैं ना जैसे अपन यंग पेशेंट देखते हैं यंग पेशेंट को अपन ने महीनों भर तक अपन ने पेन किलर देते हैं तो ठीक रहते हैं ओल्ड पेशेंट को अपन एक दवाई दे देते हैं तो भी किडनी फंक्शन डिरेंज हो जाता है उसका असर यही रहता है अपन ने क्या है जीएफआर का स्टेटस देखा नहीं था जीएफआर उसका ऑलरेडी डिरेंज होगा नॉर्मली यूरिक क्रिएटिनिन भले चाहे नॉर्मल आ रहा हो जीएफआर तो उसका ऑलरेडी खराब था अपन ने कुछ भी थोड़ा सा भी अपन ने दिया अमीगासिन या फिर पेन किलर दिया तो एकदम से शट डाउन हो जाए तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन पेशेंट हैं उन लोग का ऑलरेडी खराब रहता है तो उन लोगों को पेशेंट को कोई भी चीज देने से अपन पेन किलर देने के पहले स्टेटस देख लेना चाहिए ठीक है